हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जा रही थी कि मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। आज से हमारी क्लासेस रेगुलर ही होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित किया गया है। तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का खिताब जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बृहत सोमा, ऑप्शन नंबर बी बृहत सोमा। बृहत सोमा ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का खिताब जीता है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में एक महिला एकल का खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्वी शर्मा ने। आपको पता होना चाहिए कि तन्वी शर्मा जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। फिर देखिए हुलोंगापार गिब्बन अभयारण्य, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। क्या बोला मैंने? हुलोंगापार गिब्बन अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए दोनों को केयरफुली रीड करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका कोई भी वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम को तैयार हो को प्रति वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 150 दिन का रोजगार प्राप्त करना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रति वर्ष में कितने दिन का? 100 दिनों का रोजगार मिलने की यहाँ पे बात होती है मनरेगा में। फिर उसके बाद है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला जो पारिश्रमिक होता है वो सभी राज्यों में समान होता है। तो ये गलत है, क्योंकि वो सभी राज्यों में क्या होता है? अलग अलग होता है। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सरकार ने शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट का आवंटन किया है 2024-25 में। तो ये गलत है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा का बजट वो हमारे स्वास्थ्य से क्या है? ज़्यादा है। फिर सरकार ने एंजल टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्टार्टअप का समर्थन किया, और स्टार्टअप का समर्थन वो इस फील्ड में कर रही है कि उसके लिए उन्होंने क्या किया है? समर्थन करने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से ये भी गलत है और ये भी गलत, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी के प्रकार हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो संघर्षात्मक बेरोजगारी होता है और व्यक्तिपरक बेरोजगारी होता है, ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का क्या करना है? चयन करना है। देखिए तो बेरोजगारी में तो व्यक्तिपरक बेरोजगारी हमने सुना नहीं है और कार्यात्मक बेरोजगारी भी हमने सुना नहीं है। हमने क्या सुना है? संघर्षात्मक सुना है और चक्रीय बेरोजगारी सुना है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा योजना और वर्ष में सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, स्टार्टअप इंडिया पहल ये हमारा 2016 है। तो इस तरह से बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन एक बार दोनों ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। डिजिटल इंडिया पहल 2015, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 2017, ठीक है। फिर देखिए संगम युग में खेतीहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था। तो जो संगम युग था उसमें खेतीहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। पेरियार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पेरियार मतलब क्या होते थे? खेतीहर मजदूर। आप बता सकते हैं कि अरासर किसे कहते थे। तो अरासर जो होते हैं वो कौन थे? वो थे शासक वर्ग। कौन थे अरासर? अरासर कौन थे संगम युग में? तो शासक वर्ग थे। कडेसियार कौन थे? तो निम्न वर्ग के लोग थे। निम्न वर्ग के लोग, ठीक है। फिर वेलाल कौन थे? तो ये अमीर किसान थे। कौन थे ये? अमीर किसान।
और मैंने बताया खेतीहर मजदूर मतलब पेरियार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यापनीय संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित है? तो यापनीय संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। काफ़ी न्यू क्वेश्चन है और न्यू है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सुना नहीं है। तो हमारे बकेट लिस्ट में क्या आ गया, एक न्यू क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मौर्य काल में राज्य के भंडार गृह और राजकोष के प्रमुख संरक्षक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सन्निधाता। फिर निम्नलिखित में से किसने हर्षचरित की रचना की थी? हर्षचरित की, तो ये किया था बाणभट्ट ने। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो प्रांत के जो प्रमुख होते थे उन्हें ऊपरी क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ऊपरी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट दिया हुआ है, रसायन उर्वरक मंत्रालय का बजट है, नगर विमानन मंत्रालय का बजट है और कोयला मंत्रालय का बजट है। तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो रसायन उर्वरक मंत्रालय का बजट है वो हमारा है 1,68,499, लगभग इतना है, ठीक है, इतना करोड़ रुपए है। तो ये तो ज़्यादा, मतलब ये तो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हमारा खाद्य प्रसंस्करण नहीं है, क्योंकि जो खाद्य प्रसंस्करण है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। वो हमारा कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ मैन्युफैक्चर का काम होता है, तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड है और बाकी हमारा प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या क्या शामिल होता है? कृषि होता है, खनन होता है, मत्स्य पालन होता है, वानिकी होता है, ये सब हमारा प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो वय वंदना योजना होती है वो रिलेटेड होती है फिलहाल तो वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप हालांकि दो ऑप्शन में स्टक कर सकते थे और इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी पता होता कि बेसिकली ये मतलब फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए ये योजना थी जो कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए है, तो आपका ये जो आंसर हो जाता वो सही हो जाता। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ब्याज से प्राप्त आय में भविष्य में गिरावट के प्रति वृद्ध व्यक्तियों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यह एक शुल्क मुक्त दर्जा वाला एक निर्दिष्ट क्षेत्र है और व्यापार संचालन शुल्कों टैरिफों के प्रयोजनों के लिए इसे एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। फिर है इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हवाई अड्डों, बंदरगाहों, भूमि कस्टम स्टेशनों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के समकक्ष माना जाता है, जो कि ऑन साइट सीमा शुल्क निकासी की अनुमति प्रदान करता है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक शेयर बाजार है उसमें भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो भारत की वर्तमान रैंकिंग इसमें है चौथी, ठीक है। फिर 16वें वित्त आयोग के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके अध्यक्ष जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं वो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं और फिर इसकी सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। इस तरह से जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हैं हिमा कोहली। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस नागेश कुमार हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिफाली वर्मा। फिर देखिए एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर स्थापित करेगा? तो ये स्थापित होने वाला है हमारा अमरावती में। आप बता सकते हैं अमरावती कहाँ है? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मैच द कॉलम करके कोई क्वेश्चन है वो देखते हैं।
ये काफ़ी ऐसे लंबा सा क्वेश्चन करके दे दिया, मैथ्स तो कॉलम नहीं हो पाएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे देखिए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है? ये हमारे अध्यक्ष बने हैं भारतीय स्टेट बैंक के। फिर है रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल जो है वो अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। और फिर है विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री जो है वो भारत के विदेश सचिव बने हैं। फिर है टीवी रविचंद्रन, टीवी रविचंद्रन जो है वो हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये फिर इसका करेक्ट आंसर अगर आप मैच करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा स्वप्ना कलिंगल। क्या हो जाएगा? स्वप्ना कलिंगल। फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक क्या है? परियोजना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बोथ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, दीवार से टिक कर नहीं बैठना है और ना तकिए पर लेट कर क्लासेस देखनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी कमर को सीधी कीजिए और क्लास देखिए ताकि आपको चीज़ें याद हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा लाभ। लाभ जो है वो उत्पादन के 4 कारकों में से नहीं है। एक है भूमि है, श्रम है, पूंजी है और क्या है? उद्यमिता। क्या है? और उद्यमिता, न कि लाभ, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन मौद्रिक नीति समिति से रिलेटेड है, आइए इसे भी देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। और दूसरा है कि ऐसी पहली समिति वर्ष 2016 में गठित की गई थी, ठीक है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि पहला जो गठन हुआ था वो 2016 में हुआ था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा स्फीति का जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। ये जो है हमारा, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है और हमें पता है कि जो एमपीसी होती है उसका गठन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है एमपीसी का गठन, ठीक है? किसके अंडर करती है? तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45ZB के तहत होता है, ठीक है? लेकिन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो इस तरह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा श्रिंकफ्लेशन का उपयुक्त उदाहरण है? श्रिंकफ्लेशन बताऊं क्या होता है? देखिए, बेसिकली श्रिंकफ्लेशन जो होता है वो तब होता है जब किसी उत्पाद की जो मात्रा होती है कम हो जाती है, जबकि उसकी कीमत जो हो जाती है अपरिवर्तित रहती है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर है, देखिए बिल्कुल श्रिंकफ्लेशन यहाँ दिया हुआ है। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी उत्पाद की मात्रा जो है वो कम हो जाती है लेकिन उसकी कीमत अपरिवर्तित रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन कीमत अपरिवर्तित। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको दूसरे एग्जांपल से बताऊँ, हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो है यही है, पर मैं इसको एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ, ठीक है? आई होप कि मतलब कोई इसे माइंड नहीं करेगा और पर्सनल नहीं लेगा। देखिए, पार्लेजी का बिस्किट का जो 5 वाला जो पैक आता है, ठीक है? पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब इन्फ्लेशन कम था, महंगाई कम थी, तो 5 रुपए का जो पैक था वो काफ़ी बड़ा मिलता था, ठीक है? लेकिन अभी देखिए उसकी कीमत अपरिवर्तित है, वो 5 रुपए का ही मिलता है। लेकिन क्या कर दिया है कंपनी वाले ने? जो उसकी क्वांटिटी है वो कम कर दी है। ये भी क्या होता है कि जितने भी क्या बोल सकते हैं उसको, ये बेसिकली क्या करता है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि हाँ, कम कीमत में भी हमको ये चीज़ मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक समोसा 10 रुपए का है, ठीक है? और एक दुकान में समोसा मिल रहा है 10 रुपए के 2, यानी कि 5-5 के। मैं मतलब ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैक्सिमम लोग वो 10 रुपए का एक समोसा की जगह वो जो 10 का 2 समोसा मिल रहा है ना, वहाँ जाएंगे।
क्योंकि वहाँ पे क्या लगेगा उनको कि अरे 1 समोसा 5 का है, 10 रुपए में तो 2 समोसा मिल रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरीके से तो ये हमारा श्रिंकफ्लेशन का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंकफ्लेशन का एग्ज़ाम्पल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको श्रिंकफ्लेशन अच्छी तरह से समझ में आया तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकल मिनरल मिशन, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि मिशन का जो उद्देश्य है वो देश के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। फिर दूसरा है कि इन महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बहुत ही एक्सट्रीम सेंटेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टेटमेंट को यहाँ क्या किया है, मिलाया है, ठीक है? एक तो केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप और फ़ोन्स में यूज़ होता है और दूसरा है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो दोनों ही गलत है, क्योंकि काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इस तरह के जब भी आपको एक्सट्रीम सेंटेंसेस दिखेंगे मैक्सिमम ऐसा होगा कि ये रॉन्ग होंगे और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत द्वारा लगाए गए समकरण लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहले तो भारत ने 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से प्राप्त राशि पर अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2% समकरण लेवी लगाई है। फिर दूसरा है कि समकरण लेवी केवल भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया एवं यह विदेशी संस्थाओं को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये केवल भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया और विदेशी संस्थाओं को प्रभावित नहीं करेगी, तो ये मतलब ये बिल्कुल मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो ये है वो रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर देखिए प्रभावी राजस्व घाटे की गणना राजस्व घाटे में से निम्नलिखित में से किसे घटाकर की जाती है? तो ये की जाती है पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान। फिर भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 74%। फिर देखिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में है, यानी कि जीएसटी काउंसिल के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहला दिया हुआ है कि जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें करती है, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी और मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन रखा जाना या छूट दी जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, चाहे उनका पोर्टफोलियो कुछ भी हो या कोई भी हो, ठीक है? इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बोथ आर करेक्ट, ठीक है? फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। तो मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के बारे में बात हो रही है, जिसमें मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक वर्ष 2021 में 135 से सुधरकर वर्ष 2022 में 134 हो गई है। तो ये हमारा सही है, ठीक है? कि 2021 में 135 से सुधरकर 2022 में कितना हो गया? 134 हो गया। फिर है वर्ष 2022 में भारत का जो एचडीआई मान है वो बढ़कर 644 हो गया ना। ये भी हमारा सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स किससे रिलेटेड है? तो हमने ये बहुत ही डे 1 से पढ़ा है कि WTO से रिलेटेड है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जीवन निर्वाह एवं न्यूनतम पारिश्रमिक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सारे एग्जाम में। देखिए जीवन निर्वाह में क्या होता है कि बेसिकली सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करना, ये हमारा जीवन निर्वाह का हो जाएगा, ठीक है? न्यूनतम पारिश्रमिक एक तरह से इसके लिए कानून बनाया गया है कि जीवन निर्वाह के लिए बेसिकली हमें सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है और न्यूनतम पारिश्रमिक एक कानूनी आवश्यकता है कि हाँ, हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें कम से कम न्यूनतम पारिश्रमिक जो भी होगा, जैसे 400-500, ये हमको एक दिन का मिलना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से और आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए न्यूनतम पारिश्रमिक का जो उद्देश्य है वो यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करें, जबकि जीवन निर्वाह के
पारिश्रमिक केवल एक कानूनी आवश्यकता है, तो ये दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है, तो आप भी इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है कि जीवन निर्वाह पारिश्रमिक एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक विधिक रूप से न्यूनतम देयता है जो कि नियोक्ता को देना ही पड़ता है। सही बात है, क्योंकि जब हमारा न्यूनतम पारिश्रमिक है, जैसे एक दिन का हमें 400 ही मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम उसी में ही गुजारा भत्ता करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सही है, ये हमारा रॉन्ग है। फिर आपको अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पे, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है हाल ही में, वो हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर वर्ष 2023 के लिए वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वो हमारा है 8वां। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद यूनुस को। फिर देखिए, हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हमारी प्रवीणा राय। जो ये प्रवीणा राय है वो पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, ठीक है। फिर देखिए, बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये है हमारा रवि गांधी। फिर लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था ऑप्शन नंबर बी गोपाल हरि देशमुख को। फिर निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है एक बार, पीवाईक्यू आप देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि किसने इंडिया हाउस की स्थापना की। तो इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, ऑप्शन नंबर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि डब्ल्यू बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। हाँ ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये सही है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों सही है। दीपावली घोषणा की गई थी, किसके कार्यकाल में की गई थी, तो दीपावली घोषणा जो है वो लॉर्ड इरविन के वायसराय काल में की गई थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आप बता सकते हैं कब से कब तक है, देखिए मैं लिख देती हूँ 1926 से लेकर 1931 तक, ठीक है। और देखिए, इनके काल में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या हुई थी, घटनाक्रम हुए होंगे, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो घटनाएं हैं वो वायसराय लॉर्ड इरविन के काल से संबंधित है, ठीक है। और फिर आपको क्या बोल देगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, जैसे कि भारत में साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था 1927 में हुआ था, जो कि इन दोनों के बीच में है। फिर है हरकोट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट भी हमारा 1928 में आया था, जो कि लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद दीपावली घोषणा कब आई थी, तो दीपावली घोषणा देखिए मैंने बताया नहीं, ये तो हमारा 1929 में आई थी, ये याद रख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया था, ये हमारा 1929 में। फिर दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी हमारा 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन समझौता 1931 और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो हमारे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। तो हमारे लिए लॉर्ड इरविन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी किसके द्वारा, ये हमारा तैयार की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने देवबंद आंदोलन आरंभ किया था, तो देवबंद आंदोलन जो है वो आरंभ किया था मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद
गंगोही ने, ठीक है। फिर निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए कि इन्हें आरंभ से अंतिम तक क्या करना है, कालानुक्रम से जाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सुगौली की संधि हुई थी हमारा 1816 में, ठीक है। यानडूब की संधि हमारा 1826 में, ये हमारा 18 है, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। लहासा की संधि कब हुई थी, यह हमारा हुई थी 1904 में हुई थी। और हमारा तुर्को मंचाई की जो संधि हुई थी ये हमारा हुई थी 1828 में, ठीक है। इस तरह से हमारा फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, ये थर्ड होगा और ये हमारा फोर होगा, ठीक है। आप इसको सजा लेंगे क्रम में। देखिए, मुजफ्फर अहमद, एस चेट्टियार, एस ए डांगे, गुलाम हुसैन किससे रिलेटेड थे, तो ये हमारे कानपुर षड्यंत्र मामला से रिलेटेड थे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि जो कानपुर षड्यंत्र मामला है वो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोकने के बाद हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बेसिकली क्या किया था, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को ब्रिटेन से पृथक करने की साजिश करने का आरोप जो है वो लगाया था। क्यों क्यों लगाया था आरोप, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को रोक लिया था, तो जो मुजफ्फर अहमद थे और एस चेट्टियार, डांगे और गुलाम हुसैन, इन्होंने क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश राज्य के जो अधिकारी थे वो क्या कर दिए थे इन पे, मतलब कि आरोप लगा दिए थे कि इन्होंने क्या किया है, भारत को ब्रिटेन से पृथक करने की साजिश की है। तो इसे हम बोलते हैं कानपुर षड्यंत्र मामला। फिर देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, तो गलत है क्योंकि 1919 का जो अधिनियम है, ठीक है, उसके द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। किसमें, प्रांत में, ठीक है। फिर अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया था, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर इस शैडलर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो शैडलर कमीशन जो है वो रिलेटेड है हमारा शिक्षा से, ठीक है। मैंने तो इसे ऐसे याद किया था, शैडलर कमीशन इज रिलेटेड शिक्षा, मतलब डबल एस, शैडलर शिक्षा। इस तरह से मैंने निमोनिक्स बना के याद किया था, इसलिए आपको भी बता दे रही हूँ कि सैडलर कमीशन जब आएगा तो मतलब मैंने ऐसे याद किया था, सैडलर शिक्षा, सैडलर शिक्षा, ठीक है, मतलब एस का स्क्वायर या डबल एस, आप जैसे भी याद रख लें। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो ये है यूक्रेन। फिर निम्नलिखित में से किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है, तो ये हमारे आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जी जो है उन्होंने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है, ठीक है। और मैंने आलोक शुक्ला जी के बारे में आपको बताया भी है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में बेसिकली बहुत सारा काम किया है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि जो हसदेव नदी के जो वन थे, मतलब हसदेव का जो जंगल है, एरिया है, वहाँ पे जो वन थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि खनन का कार्य चल रहा था। तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत काम किया है कि अगर वहाँ पे जितने भी, जैसे कि वहाँ पे माइंस बनाना था, ठीक है, कोल माइंस, तो उसके लिए क्या करना होगा, खनन का कार्य करना होगा, उसको रुकवाया था। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है किसने, आलोक शुक्ला जी ने। फिर है कि हाल ही में किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना आरंभ किया है, तो रामलला दर्शन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ ने आरंभ किया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये CGPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये CGPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर लोकसभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, तो संसद रत्न पुरस्कार 2024 जो है सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आयोजित किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है गोवा में, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024। फिर देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन ई साक्षी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ई साक्षी जो है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और बेसिकली एक बार आपको बता दूं कि जो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को लागू करने के लिए इसे लॉन्च किया है। बेसिकली यदि अगर बात किया जाए तो ये क्या करेगा
कि एमपीलेट्स जो होती है, जो कि मैंने आपको बताया ना कि संसद जिस तरह के कार्य करती है विकासात्मक पहल वाले, तो इनकी क्या करेगी, मोबाइल एप्लीकेशन पर ईज़िली पहुँच को क्या करेगी, सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। और जितने भी बेसिकली जो संसद से रिलेटेड जो योजना चलते हैं और जितने तरह के क्या करते हैं, कोई भी अपडेशन का कार्य करना हो, कोई भी अपडेट देना हो, तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है साक्षी ऐप, ठीक है। और ये क्या करेगा, पारदर्शिता में भी वृद्धि करेगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है वो शुरू किया है मणिपुर ने, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। फिर देखिए, आपने सभी ग्लेशियर के समाप्त होने वाला अपने सभी ग्लेशियर के समाप्त होने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल का आरंभ किया है? सड़क सुरक्षा बल का आरंभ जो है वो पंजाब ने किया है। फिर कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है, कहाँ पे? तो ये खोजी गई है पश्चिमी घाट में। फिर है, उत्तर प्रदेश में आपूर्ति पोर्टल किससे संबंधित है? तो जो आपूर्ति पोर्टल है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने में सुलभता को सक्षम करना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता जो है वो अजय कुमार मिश्रा है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है देवेंद्र झाझरिया को। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेन देन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को सक्षम करने के लिए सहयोग दिया है, ठीक है। तो ये दिया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फोन पे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है क्रिस्टीना पिस्कजोवा को। फिर देखिए, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, एक तरफ पे प्रावधान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पे चार्टर्ड एक्ट। आइए देखते हैं, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया था चार्टर्ड एक्ट 1993 ने। ये गलत है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था उसने ये किया था कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया था। फिर बाकी क्या सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये करेक्टली मैच नहीं है और बाकी सब मैच है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।